सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गोदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तमाम मेरे साथी जो हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ रही हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि कल की जो क्लास है इससे पहले जो मनोरंजन का भाग एक आप तक पहुंचा है वो आपको खूब पसंद आया होगा, या फिर उस क्लास में आपने ठीक चीज़ों की समझ की होगी। आज की जो क्लास है उसमें हम भाग 2 या फिर रिक्रिएशन को थोड़ा सा आगे पढ़ना शुरू करेंगे। रिक्रिएशन के बारे में पिछली क्लास में जो बातें हम कर चुके हैं, जो चर्चाएं कल की क्लास में हो चुकी हैं, उनमें प्रमुख थी कि मनोरंजन जो शब्द है वो लैटिन भाषा से आया है, और अंग्रेजी के शब्द रिक्रिएशन को हम अगर टुकड़ों में देखें तो री प्लस क्रिएशन से ये बना हुआ है। री का मतलब है पुनः, क्रिएशन का मतलब है निर्माण करना। रिक्रिएशन कहता है कि हम ऐसी गतिविधियों के माध्यम से अपनी खोई हुई ऊर्जा का पुनः निर्माण करते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है वो है मनोरंजन, यानी कि मन को प्रसन्न करना। मनोरंजन शब्द को पहली बार या फिर रिक्रिएशन शब्द को पहली बार कब प्रयोग किया गया? 14वीं सदी में बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया गया। अगर आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो आधुनिक समय में इसका प्रयोग अमेरिका में सर्वप्रथम हुआ, और अमेरिका में प्रयोग होने के पीछे जो कारण है वो औद्योगिकरण और शहरीकरण है, जिनको अंग्रेजी में हम अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में जानते हैं। उसके बाद हमने मनोरंजन की कुछ परिभाषाओं के बारे में देखा, और हमने एक व्यक्ति के नाम के बारे में चर्चा की, जो व्यक्ति है जोसेफ ली, जिसको हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो पेपर बनाए जाते हैं वो लोग खूब पसंद करते हैं। चाहे वो 2011, 2013, 2018, 2022 के पेपर हों, हर किसी पेपर में जोसेफ ली के नाम का जिक्र आपको देखने को मिलता ही मिलता है। जोसेफ ली की परिभाषा राजस्थान के पेपर के अनुसार मनोरंजन गति नहीं बल्कि एक संवेग है। जोसेफ ली को हम आधुनिक या फिर हम मनोरंजन के पिता के रूप में उनको जानते हैं। साथ ही उनको हम एक अन्य नाम से जानते हैं, वो है फादर ऑफ मॉडर्न प्लेग्राउंड मूवमेंट के नाम से। जो भी हमने मनोरंजन की परिभाषाओं को देखा, उन परिभाषाओं को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मनोरंजन एक ऐसी गतिविधि है कि जिसमें आप स्वेच्छा से भाग लेते हैं, खाली समय में भाग लेते हैं, संवेग की वहां पर प्रधानता रहती है। आप कोई ऐसी गतिविधि को मनोरंजन की श्रेणी में नहीं रखेंगे जो आपको जीवित रखने के लिए अनिवार्य हो, आवश्यक हो, जैसे कि नींद लेना, भोजन करना, आप मनोरंजन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। समाज के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हो। जब आप गतिविधि में भाग ले रहे हो तो आपको आनंद की अनुभूति हो, और गतिविधि को पूर्ण करने के बाद आपको संतुष्टि मिले। इसके साथ ही सामाजिक मान्यता हो, स्वेच्छा से भाग, इसके माध्यम से आप कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं और खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ये वो तमाम बातें थी जो हम कल की क्लास में पढ़े थे। एक अन्य व्यक्ति की परिभाषा, सालुसन की परिभाषा भी आपने देखी तो जो मिलती जुलती थी जोसेफ ली की परिभाषा से। जोसेफ ली और दोनों एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं। सालुसन कहते हैं कि मनोरंजन गति नहीं बल्कि संवेग है, यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, जीवन का एक मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति थे बटलर। बटलर ने भी बहुत सुंदर बात कही कि ये मौलिक बूचर ने ये बात कही थी, ये एक मौलिक आवश्यकता है कि आप जिस तरह से भोजन करते हैं ठीक वैसी वैसी आवश्यकता वाली ही चीज मनोरंजन है। तो ये तमाम बातें हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। तमाम जो मेरे साथी सेशन में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है भाई। अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को विराम दीजिए और एक और बेहतरीन सेशन के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे लेजर से। मनोरंजन का एक उपनाम है, मनोरंजन का एक अन्य नाम है, और वो अन्य नाम क्या है? एक्टिव लेजर। अन्य नाम क्या है? एक्टिव लेजर। अब एक्टिव लेजर नाम है तो इसको हम तोड़ कर देखते हैं। एक्टिव का मतलब तो आप जानते हैं कि सक्रिय है। एक्टिव का नाम तो आप जानते हैं कि एक्टिव का मतलब क्या है? सक्रिय है। अगर एक्टिव को देखें तो इसका मतलब क्या है? सक्रिय है। कि जहां पर आप कोई गतिविधि करते हैं, गतिविधि का मतलब ये नहीं है कि आप भागदौड़ कर रहे हैं। गतिविधि का मतलब यहां पर ये है कि आप इस समय एक्टिवली कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप कहिए कि आप इस समय को खाली नहीं बिता रहे हैं। और लेजर जो शब्द है, लेजर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन भाषा के लेशियर शब्द से हुई है, और जिसका मतलब है अवकाश या फिर खाली समय। हम लेजर को इस तरह भी मान सकते हैं कि जहां पर आप जिम्मेदारियों से मुक्त हैं।
आप जिम्मेदारी से मुक्त जब हैं तो आपके पास लेजर टाइम है, आपके पास फ्री टाइम है, आपके पास खाली समय या फिर फ्री टाइम है। और इस फ्री टाइम को आप कैसे, अगर जब आप इस फ्री टाइम को कोई ऐसे काम में लगाते हैं जिसकी वजह से आपको मानसिक शांति मिल रही है या फिर आप मानसिक रूप से पुनः तरोताजा हो रहे हैं, तो उसको हम मनोरंजन कह देते हैं। तो एक्टिव लेजर मनोरंजन है। अभी कुछ दिन पहले जब 3 तारीख को फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन पूछा गया कि लेजर शब्द, लेजर और मनोरंजन एक जैसे शब्द हैं या फिर उनको एक जैसा उपयोग में लिया जाता है। लेजर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, बताइए कि उसका अर्थ क्या है। अब मनोरंजन का अर्थ तो है कि मन को प्रसन्न करने वाली गतिविधियों में भाग लेना या फिर आनंदित होना, लेकिन लेजर का मतलब क्या है? खाली समय। अब खाली समय को जब आप ऐसे काम में लगाते हैं कि जिसमें आपका मन जो है वो प्रसन्न हो जाए तो उसको रिक्रिएशन कहते हैं। तो दोनों के बीच में संबंध जो है वो आपने ध्यान रखना है, दोनों के बीच में संबंध आपने ध्यान रखना है। क्योंकि वहां पर पिछले अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन जो आया वहां पर एक क्वेश्चन अन्य पूछा गया कि वर्ल्ड लेजर डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड लेजर डे जो है वो कब मनाया जाता है या फिर एक दिन जो है वो मनाया जाता है जिसको हम खाली अवकाश का दिन कहते हैं, और जागरूक किया जाता है कि कैसे ये समाज के लिए और कैसे ये व्यक्ति के लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब व्यक्ति को आराम मिलेगा, जब व्यक्ति को आराम मिलेगा तभी तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा हो पाएगा। और जब एक व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा है, स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से वो समाज के काम आएगा या फिर समाज से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो वर्ल्ड लेजर डे इस बात पर जोर देता है कि कैसे खाली समय एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए हितकारी है। 16 अप्रैल को हम वर्ल्ड लेजर डे मनाते हैं, ये तारीख आपने ध्यान रखनी है। वैसे तो देखिए, और एक यहाँ पर 2025 का जो अप्रैल अभी गया उसकी थीम क्या थी? लेजर फॉर बेटर सोसाइटी। लेजर का मतलब खाली समय, फॉर बेटर सोसाइटी यानी कि समाज के लिए। आप इसको ट्रांसलेट करना चाहे तो समाज के लिए, बेहतर समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए खाली समय या फिर लेजर समय, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब क्योंकि 2025 चला गया, आपका एग्जाम 2026 में होने वाला है, तो ये बात यहां पर लिखने का क्या कायदा है, क्या मतलब है? ये बात यहां पर सिर्फ इसीलिए लिखी जा रही है कि जब अगले साल आप एग्जाम की तैयारी करें तो आपके कभी क्लास को निकलते समय, कोई पीडीएफ देखते समय आपके मन में ये बात जरूर आ जाए कि 2025 में ये बात हुई थी, ये क्वेश्चन आया था, 2026 में ये क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए। तो आप जब एग्जाम के नजदीक जाएं तो 2026 को अपडेट आपने जरूर कर लेना है कि लेजर डे की इस बार की थीम क्या है। एक बात तो आपने ये यहाँ पर ध्यान रखनी, इसलिए ये बताया जा रहा है। दूसरा, पहली बार इसको कब मनाया गया? 2021 में प्रथम बार लेजर डे को मनाया गया, और उस समय थीम क्या थी? लेजर फॉर बेटर लाइफ, अच्छे जीवन के लिए, समृद्ध जीवन के लिए लेजर समय। उसके बाद रविवार का अवकाश। अब इतनी बात हो ही गई है तो एक एक्स्ट्रा बात और पढ़ लेते हैं, वैसे इसको रट्टा मारना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है थोड़ा सा। रविवार का जो दिन है, लेजर के बारे में बात हो रही है, थोड़ी चर्चा लेजर के बारे में या फिर खाली समय के बारे में कर ली जाए। लेजर का मतलब है खाली समय। अगर आप अपने रूटीन को देखें तो जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने भी देश को चलाया, बड़े समझदार व्यक्ति रहे होंगे, जिन्होंने हफ्ते में एक दिन ऐसा रखा कि व्यक्ति जो है वो पूरा दिन कार्य करने के बाद, पूरा दिन, पूरा हफ्ता रूटीन में जाने के बाद कम से कम एक दिन ऐसा गुजारे जहां पर वो शारीरिक और मानसिक रूप से आराम कर सके, ताकि जब वो सोमवार को दोबारा काम पर आए तो सुस्त होकर नहीं आए, वो एकदम तरोताजा होकर आए। बहुत सारे ऐसे बैंक्स या फिर बहुत सारे ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं, आप विदेशों में अगर देखें तो वहां पर शनिवार और रविवार दोनों दिन का अवकाश रहता है, सिर्फ 5 दिन का कार्य व्यक्ति से करवाया जाता है। और जैसा कि अभी आप लोगों की मानसिक स्थिति देख रहे हैं, स्ट्रेस देख रहे हैं, एंजाइटी देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि बहुत ज्यादा जगह पर आपको ये चीजें, शनिवार का अवकाश जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि व्यक्ति को कम से कम 2 दिन का अवकाश जो है वो दिया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति के ऊपर ज्यादा दबाव जो है वो पड़ रहा है। अब इसकी शुरुआत जो है, शुरुआत होने के पीछे वजह क्या है कि अगर आप ईसाई धर्म को देखें, क्योंकि दुनिया के ऊपर ज्यादातर जो राज किया गया है वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया है, और वो क्योंकि ईसाई धर्म से आते हैं और ईसाई धर्म के अंदर ये माना जाता है कि शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को
सूली पे टांगा गया था और रविवार को उनको पुणे देखा गया था। इसलिए वहां पर एक ईस्टर संडे नाम से उनका एक त्योहार है, इसलिए रविवार के दिन वो चर्च जाया करते थे और वहां पर पूजा वगैरह किया करते थे। तो वो साथ में अपने पर्सनल काम हो जाएंगे, साथ में थोड़ा पूजा हो जाएगा, तो रविवार के दिन वो अवकाश रखा करते थे। भारत के अंदर वो जहां जहां भी उनका राज था, अब अगर मान लीजिए कि वो भारत में राज कर रहे थे या फिर किन्हीं अन्य देशों में राज कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने रविवार का अवकाश जब तब शुरू कर दिया। रविवार का अवकाश उन्होंने शुरू किया, उसके बाद जब वो चले गए तो उसके बाद जो हमारे देश के लोगों ने जब राज हाथ में आया तो उन्होंने संडे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि ये बड़ी जरूरी चीज है। तो 1844 के अंदर पहली बार 1844 के अंदर पहली बार क्या हुआ, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए रविवार का अवकाश भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा घोषित किया गया। उसके बाद अन्य जो कार्मिक है, जो कारखानों में कार्य करते थे या फिर जो भी व्यक्ति उनके साथ काम करते थे, उनके लिए अवकाश की घोषणा 10 जून 1890 से की गई। और इसके पीछे एक मूवमेंट चला, एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को लीड किसने किया? नारायण मेघजी लोखंडे नामक व्यक्ति ने इस मूवमेंट या फिर इस आंदोलन को लीड किया। इस मूवमेंट या फिर इस आंदोलन को उन्होंने क्या किया? लीड किया या फिर नेतृत्व प्रदान किया। तो लेजर के संबंध में आप इतनी जानकारी, अब ये इनमें से कोई भी जानकारी जो है वो आपकी पुस्तक में नहीं होगी। अगर कोई विद्यार्थी बहुत लेट देख रहा है तो उसकी पुस्तक में ये चीज नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको ये यहाँ वहां ऐड कर लेनी है। जो मैंने रजिस्टर आपको बताया है, जो 20 पेज वाला रजिस्टर है, उसके अंदर आपने ये चीजें उतार लेनी है। क्यों उतार लेनी है? क्योंकि इनमें से चीजें पूछी जा सकती हैं या फिर ये वो चीजें हैं कि जो किताब में आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। चलिए भाई आगे बढ़े, एक बार हम थोड़ा पीछे जाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। हमने दुनिया की बात की कि दुनिया में किसको मनोरंजन का जनक कहा जाता है। जोसेफलिन नाम से वहां पर व्यक्ति हैं, अमेरिका के वो रहने वाले हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारत में किसको मनोरंजन का जनक कहा जाता है या फिर मनोरंजन अभियान के शुभारंभकर्ता कहा जाता है? कि भारत में मनोरंजन संबंधी कार्य जो है वो किस व्यक्ति के नेतृत्व में किए गए हैं या फिर किस व्यक्ति ने मनोरंजन संबंधी कार्य जो है वो भारत में किए हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो नाम सामने निकल कर आता है। जो जी.डी. सोंधी, नाम किसका आता है? जी.डी. सोंधी। पूरा नाम क्या होगा? गुरुदत्त सोंधी नाम इनका है। गुरुदत्त सोंधी इनका नाम है। इनकी तस्वीर एक बार आप यहां पर देखिएगा, उसके बाद हम आगे। अब यहां पर आप गुरुदत्त सोंधी के बारे में देख रहे हैं, जी.डी. सोंधी। गुरुदत्त सोंधी इनका पूरा नाम है। क्या इनको कहा जाता है? इनके बारे में क्या कहा जाता है? इनको भारत में मनोरंजन अभियान का शुभारंभकर्ता कहा जाता है। भारत में मनोरंजन अभियान का शुभारंभकर्ता कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है भाई? और इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? एशिया गेम्स का जनक कहा जाता है। एशियन गेम्स का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। एशियन गेम्स का जनक, एशियन गेम्स का जनक इनको कहा जाता है। एशियन गेम्स का जनक भी इनको कहा जाता है। और क्योंकि एशियन गेम्स का जनक कहा जाता है, इसलिए इनको एक अन्य नाम से और जाना जाता है, वो है एशिया का कुबर्टिन। एशिया का कुबर्टिन। कुबर्टिन कौन है? आधुनिक ओलंपिक के जनक है। आधुनिक ओलंपिक के जनक है। और एशिया के कुबर्टिन किसको कहा जाता है भाई? एशिया के कुबर्टिन एशिया के कुबर्टिन भी इनको कहा जाता है। तो तीनों नाम इनके ध्यान रखना। एशियन गेम्स को शुरू करने का श्रेय भी इनको जाता है, एशिया के कुबर्टिन को कहा जाता है, और भारत में मनोरंजन अभियान के शुभारंभकर्ता भी इनको कहा जाता है। भारत में मनोरंजन अभियान के शुभारंभकर्ता भी इनको कहा जाता है। ये तस्वीर जी.डी. सोंधी की है और यहां पर आप देख रहे हैं जी.डी. सोंधी की तस्वीर यहां पर आपको नजर आ रही है। चलिए भाई, उसके बाद 1950 में एक संस्था का निर्माण होता है और संस्था का नाम क्या है? केंद्रीय परामर्श बोर्ड। संस्था का नाम क्या है?
केंद्रीय परामर्श बोर्ड नई दिल्ली में स्थापना होती है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1950 के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। और केंद्रीय परामर्श बोर्ड का पूरा नाम क्या है? CABPER, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ये पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, पूरे नाम के संबंध में प्रश्न आ सकता है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, कब? 1950। कहां? नई दिल्ली में। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद केंद्रीय परामर्श बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। यहां पर अबुल लिखा हुआ है, अब्दुल नहीं लिखा हुआ है। इनके नाम पर ही माका ट्रॉफी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, जो 56-57 में शुरू की गई। विश्वविद्यालय स्तर के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है, एक रनिंग ट्रॉफी है। ध्यान रखना, यहां पर अब्दुल नहीं है, अबुल है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के थे, वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहां पर 1950 आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय परामर्श बोर्ड आपने ध्यान रखना है, केंद्रीय परामर्श बोर्ड आपने ध्यान रखना है। मनोरंजन को थेराप्यूटिक रिफ्रेशमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड भी कहा जाता है। शरीर की चिकित्सीय ताजगी, किसी का घुटना टूट जाए, किसी का पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, कंधा टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करवाया जाता है? सर्जरी करवाया जाता है। उसी तरह से अगर किसी के मन में कोई विकार आ जाए, मन में विकार आना यानी कि डिप्रेशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, तो उस व्यक्ति को ठीक करने का तरीका क्या है? उसकी भी सर्जरी की जाती है। अब मन की सर्जरी कैसे हो? मन की सर्जरी मनोरंजन के माध्यम से की जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? थेराप्यूटिक रिफ्रेशमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। जिस तरह से आप सर्जरी करवाकर, इलाज करवाकर शरीर को तरोताजा कर सकते हैं, उसी तरह से अगर मन को तरोताजा करना है, मन को अगर बढ़िया करना है, तो उसके लिए क्या विकल्प है? आप मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बोर्ड के ऊपर तमाम जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर मैं एक छोटा सा आपको शॉर्ट नोट्स के लिए भी बना लेता हूं कोई चीजें। जैसे यहां पर हम लिखते हैं लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा से दो शब्द यहां पर निकले हैं हमारे पास अभी तक। कौन कौन से शब्द हैं? एक शब्द तो है मनोरंजन, और एक शब्द है लेजर। एक शब्द है लेजर। मनोरंजन शब्द के बारे में अगर हम बात करें, तो मनोरंजन शब्द के बारे में बात करें तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं मन को प्रसन्न करना, मन को प्रसन्न करना। और दूसरी बात इसके बारे में लिख सकते हैं ऊर्जा का पुनः निर्माण, ऊर्जा का पुनः निर्माण। इसके अलावा 14वीं सदी के अंदर, और फिर हम बात करेंगे अमेरिका, और इसमें भी इसका विकास किन दो कारणों की वजह से हुआ, किन दो कारणों की प्रमुख वहां पर भूमिका रही, वो भूमिका भी आपको यहां पर लिख लेनी है। कौन से दो प्रमुख कारण थे? एक था औद्योगिकरण, औद्योगिकरण व शहरीकरण, शहरीकरण। इन दो के अलावा आप यहां पर फिर अन्य जो जानकारी इसके साथ आपने लिखनी है वो है, किसको यहां पर जनक कहा जाता है? जोसेफ ली, जोसेफ ली, फादर ऑफ रिक्रिएशन। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहां पर। अगर भारत की बात करें, अगर भारत की बात करें तो यहां पर आपने लिख रहा है G.T. सोंदी। भारत में मनोरंजन या फिर रिक्रिएशन के शुभारंभ करता, शुभारंभ करता। इतनी बात तो आपको किसके लिए लिखनी है? मनोरंजन के लिए लिखनी है। उसके बाद लेजर की अगर बात करें, तो लेजर के संबंध में आपको जो बातें याद रखनी है वो मैं यहां पर लिखता हूं। लेजर के संबंध, लेजर का मतलब क्या है? खाली समय, खाली समय इसका मतलब है। 16 अप्रैल को इसका क्या मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को इसका दिवस मनाया जाता है। ये दो बात आपको यहां पर लिखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें मनोरंजन के बारे में ही, और अगर जानकारी यहां पर लिखें कि किन गतिविधियों को मनोरंजन माना जाता है, किन को नहीं माना जाता है, तो उनके संबंध में हम यहां पर अन्य जो जानकारी लिख सकते हैं वो क्या होगी
ये साथ साथ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर आप नोट्स अलग से बनाना चाहो तो इनको देखकर बनाना चाहो तो बना सकते हो भाई। स्वेच्छा से भाग लेना, आपकी स्वेच्छा होना वहां पर जरूरी है। सामाजिक मान्यता, सामाजिक मान्यता का वहां पर होना जरूरी है। अस्तित्वहीन, आनंद व संतुष्टि, एक बात और, संवेग प्रधान, संवेग प्रधान। इतनी बातें आप बड़ी बड़ी इनके साथ में, चलिए भाई एक पेज पे सारा का सारा आ गया। इतनी बातें अभी तक हमने पढ़ी है, इतनी बातें, परिभाषाओं को एक बार छोड़ दीजिए, इतनी बातें लगभग हमने अभी तक पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक चीज में आपको समझाने वाला हूं, एक एक चीज में आपको समझाने वाला हूं। अंग्रेजी देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम तीन शब्दों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। और तीन शब्द कौन से हैं? पहला है रिक्रिएशन, मनोरंजन, दूसरा शब्द है रेस्ट, और तीसरा है लेजर। इनको फटाफट पढ़ेंगे हम। रिक्रिएशन कैन बी डिफाइंड एज पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग लेजर आवर्स। खाली समय के में जब हम कोई ऐसी गतिविधि करते हैं, कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में भाग लेते हैं, खेलने की गतिविधि में भाग लेते हैं, तो उसको मनोरंजन कहा जाता है। थ्रू विच ही और शी में बेटर डेवलप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली। जिसकी वजह से क्या होगा? सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास उस व्यक्ति का होगा। रेस्ट क्या है? रेस्ट इज स्टेट ऑफ एक्टिविटी एज ए वे ऑफ रीगेनिंग वन स्ट्रेंथ। आराम करना क्या है? अब खाली समय अलग, लेजर एक अलग शब्द है, रेस्ट एक अलग शब्द है, रिक्रिएशन एक अलग शब्द है। रेस्ट का मतलब या फिर आराम करने का मतलब क्या है? आराम का मतलब क्या है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको वापस गेन करना, कि आपने जो शक्ति कार्य करके आपके शरीर की जो शक्ति आपने खो दी उसको वापस गेन करना है, फिर उसको वापस पा लेना। दिस इज डन आफ्टर ए डेज वर्क, स्लीप इज ए फॉर्म ऑफ रेस्ट। अब जो नींद है वो रिक्रिएशन नहीं है, वो लेजर नहीं है, वो रेस्ट है। वो क्या होगा? रेस्ट होगा। द वेरियस बॉडी टिश्यूज शुड रेस्ट आफ्टर वर्क, इट इज गुड फॉर द सिस्टम्स ऑफ बॉडी टू रेस्ट एट एप्रोप्रिएट टाइम। यानी कि आप शरीर के विभिन्न तंत्र को, शरीर के विभिन्न अंगों को आराम देने के लिए आप क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, फिर आराम करते हैं। वहीं लेजर क्या है? लेजर इज सेम थिंग एज रिलैक्सेशन। लेजर का मतलब क्या है? रिलैक्स होना। रिलैक्स होना मतलब लेजर, खाली समय में आप आराम से बैठे हैं तो वो लेजर कर रही हैं। रिलैक्सेशन इज ए वेरी नेसेसरी फॉर बॉडी, फॉर सम पीपल चेंज ऑफ वर्क इज इनफ लेजर। और कई लोगों के लिए, आप जैसे मान लो कि स्कूल का काम करते हैं, स्कूल का काम एक दिन ना करके आप गार्डनिंग कर लें, आप पौधारोपण कर लें, तो आपके लिए लेजर हो जाएगा, रूटीन से बाहर निकलना बेसिकली। There are also many recreational activities that provide leisure. Rest and sleep are parts of leisure. और उसी तरह से खाली समय के अंदर आप नींद भी ले सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। ये बात यहां पर बोली गई है। यहां पर देखिए डिफाइनिंग टर्म्स। अब वहीं पर स्पोर्ट्स क्या चीज है? स्पोर्ट्स इज ऑल फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट टू फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलनेस एंड सोशल इंटरेक्शन। These include play, recreation, casual, organized और competitive sports and indigenous। अब यहाँ पर खेल, खेल शब्द एक, स्पोर्ट्स, या फिर आप अब देखिए दो तीन शब्द आ रहे हैं। स्पोर्ट्स को आप लिखेंगे, स्पोर्ट्स के अंदर ये कह रहा है कि शामिल हम किसको कर रहे हैं? मनोरंजन को, खेल को, और संगठित खेलों को भी हम शामिल कर रहे हैं, और देसी खेलों को भी शामिल कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स इन्वॉल्व रूल्स एंड कस्टम्स एंड समटाइम्स कंपटीशन, प्ले। अब यहां पर स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है। स्पोर्ट्स तो ये क्या कह रही है, कौन सी चीजें हैं कि जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जिसमें कंपटीशन होंगे, जहां पर कुछ नियमों के अंदर बंधकर आपको खेलना पड़ेगा। और उसी तरह से एक प्ले नाम से शब्द आएगा आगे, वो होगा कि जहां पर एकदम फ्रीली आप खेलते हैं। दो शब्द है यहाँ पर। प्ले का मतलब है कि, प्ले का मतलब है कि जो बच्चे खेल खेलते हैं जिसमें कोई भी नियम नहीं होते हैं। कोई चीज को उठाया, पटक दिया, किसी चीज को खोल दिया, कोई मिट्टी का कोई घर बना दिया, कोई खिलौना बना दिया, वो जो चीजें हैं वो खेल के अंदर आएंगी। प्ले एक अलग चीज है, स्पोर्ट्स एक अलग चीज है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड चीज है, संगठित चीज है, नियमों में बंधी हुई चीज है। प्ले जो है ना वो खुली चीज है, वहां पर कोई भी नियम नहीं है और सिर्फ वो फन के लिए की जाती है। वहां पर आप पार्टिसिपेट करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड और फ्री फ्रॉम अडल्ट डायरेक्शन। यहाँ पर कोई भी आपको दिशा निर्देश नहीं दे रहा होता है।
ये सारे के सारे साथ मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए इनको समझा देना बड़ा जरूरी है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब दो तीन अंग्रेजी में आई है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है भाई, आपने चीजें वही है, सिर्फ समझना है, ये लिखने वाली बातें इतनी इनमें नहीं है। अब यहां पर देखना भाई, लेजर का मतलब है खाली। लेजर एक समय के रूप में, लेजर को आप क्या मानेंगे? समय के रूप में लेजर को क्या मानेंगे? लेजर समय के रूप में। लेजर समय को, लेजर इज टाइम फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी कि जिम्मेदारियों से मुक्त, जिम्मेदारी से फ्री फ्रॉम, मुक्त, जिम्मेदारियों से मुक्त है तो वो लेजर टाइम है, खाली समय। जिम्मेदारियों से और वर्क, कोई भी कार्य से मुक्त है आप, चाहे वो पेड है चाहे अनपेड है, चाहे उसके लिए आपको रुपए मिल रहे हैं चाहे रुपए नहीं मिल रहे हैं, उनसे आप मुक्त हैं। उसके अलावा टास्क रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टिंग, और जीवित रहने के लिए जो टास्क चाहिए ना, उनसे भी आप मुक्त हैं। तो लेजर टाइम किसको मानेंगे? पहला, जिसमें आप कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर। दूसरा, आपका कोई कार्य नहीं है। कार्य कौन सा हो सकता है? जिसके लिए आपको पेमेंट दी जा रही है या पेमेंट नहीं दी जा रही, दोनों ही कार्यों से मुक्त है। और तीसरा, उन गतिविधियों से जो जीवन के लिए जरूरी है, जैसे सोना, तो सोने को आप लेजर के अंदर काउंट नहीं कर सकते। इन तीनों के अलावा अगर कोई कार्य समय आपके पास बचा हुआ है तो वो आपका लेजर टाइम है, वो आपका खाली समय है। उसके बाद लेजर एज एक्टिविटी, एक कार्य के रूप में, फिर क्रिया के रूप में आप लेजर किसको कहेंगे? लेजर इज ए सेट ऑफ एक्टिविटी दैट पीपल एंगेज इन ड्यूरिंग देयर फ्री टाइम। खाली समय के दौरान जिन गतिविधियों के अंदर आप भाग लेते हैं वो लेजर एक्टिविटी है, खाली समय की गतिविधियां हैं। दैट आर नॉट वर्क ओरिएंटेड, और जो कार्य से प्रेरित नहीं है। जैसे अगर मान लो कोई एक जोकर है, मैंने पिछली क्लास में, कल की क्लास में आपको एग्जांपल बताया था कि अगर मान लीजिए कोई एक जोकर है, सर्कस में काम करता है। अब वो काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो काम वो जीवन यापन के लिए कर रहा है, ऑब्लिगेशन है वहां पर, वर्क है वहां पर, उसका जॉब है वो, इसलिए उसको आप लेजर के अंदर नहीं काउंट करेंगे, रिक्रिएशन में काउंट। दैट डू नॉट इन्वॉल्व लाइफ मेंटेनेंस टास्क, और इसके अंदर लाइफ मेंटेनेंस टास्क भी नहीं होंगे। जैसे घर को साफ कर दिया, जो जरूरी है आपके लिए, सफाई कर रहे हो, उनके अंदर आपको आनंद नहीं आ रहा, लेकिन वो जरूरी चीजें हैं। खाली समय में अगर ऐसी गतिविधियां कर रहे हो तो वो एक्टिविटीज जो है उसके अंदर शामिल है, लेजर के अंदर शामिल नहीं होगी। खाली समय है लेकिन आपको कपड़े धोने हैं, तो कपड़े धोना आपके लिए लेजर नहीं होगा। संडे का दिन है और आप कपड़े धो रहे हैं, तो लेजर टाइम तो है लेकिन लेजर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि कपड़े धोना जरूरी है, आप पहनेंगे क्या। तो लाइफ मेंटेनेंस जो टास्क है उनको भी आप लेजर एक्टिविटी में शामिल नहीं करेंगे। फिर एक आएगा प्ले। प्ले यानी कि खेल, प्ले या फिर खेल, जो अगला टॉपिक भी आप खेल के सिद्धांत पढ़ते हैं। प्ले क्या है? अब इन दोनों के अंदर फर्क आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के अंदर फर्क जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण। प्ले इज इमेजिनेटिव, प्ले क्या है? एक इमेजिन करने वाली या फिर काल्पनिक चीज है। प्ले एक काल्पनिक चीज है, अब धरातल पे उतरती है लेकिन वो दिमाग से होते हुए आती है, एक काल्पनिक चीज है। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, आंतरिक अभिप्रेरित है वो, कोई आपको बता नहीं रहा है कि आपको यस ऐसा खेल खेलना है। बच्चे को क्या बताया जाता है कि ये काम करना है, कहाँ दौड़ना है, कहाँ नहीं जाना है, किस चीज को उठाना है, किस चीज को पटकना है, किस चीज को खोलना है, वो अपने आप करता है, वो आत्म प्रेरित होता है। तो प्ले क्या है? इमेजिनेटिव है, आत्म प्रेरित है, नॉन सीरियस, और कोई भी वहां पर ऐसा सीरियस काम नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा कि जो बहुत जरूरी है, बहुत फनी या फिर वो लाइट चीज है, एकदम सीरियस चीज नहीं है, वो एकदम नॉन सीरियस चीज है, फ्रीली चूजन। और बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको सिलेक्ट नहीं किया गया कि हम मैं ये काम कर लेता हूँ प्ले के लिए, ये काम। बच्चा जा रहा है, जाते हुए उसने देखा कि भाई मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी के ऊपर जाके बैठ गया, खेलने लग गया, किसी ने कुछ नहीं बताया, उसका मन किया, वो जाके बैठ गया, खेलने लग गया। नल चल रहा है, बच्चे ने देखा कि नल चल रहा है, मन में विचार आया कि भाई यहाँ पे जाना चाहिए और उसमें हाथ पैर मारने चाहिए, तो उसने पानी से वो खेलने लग गया। तो ये प्ले की एक्टिविटीज जो है ना, वो एकदम रैंडम, कि एकदम से उसके मन में आया कि ये काम करना चाहिए तो वो उसने कर लिया, ऐसी गतिविधियां होती है। एक्टिवली एंगेजिंग, अब यहां पर आप शारीरिक रूप से एंगेज होंगे, यहां पर कार्य करेंगे, यहां पर सिर्फ संवेग आपके नहीं जुड़े होंगे, प्ले के अंदर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे, यहां पर एक्टिविटी होगी, यहां पर क्या होगी? एक्टिविटी होगी। प्ले इज टाइपिफाइड बाय स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी यानी कि एकदम से अपने आप ये आपके अंदर गतिविधियां आ जाती है, कि वो बड़ा विचार करके, बड़ा उसे मशक्कत करके, बड़ा सोच विचार उसमें नहीं होता, स्पॉन्टेनियस होती है कि एकदम से जॉयफुलनेस, कार्य को करते हुए आपको आनंद यहां भी आएगा। इनहिबिटेशन, इनहिबिटेशन जिसको ऐसी गतिविधियां हैं जिनको या तो आप दबा नहीं सकते, या फिर जिनसे आप जैसे मान लो कि आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, वो एक पैर पे खड़ा है, और आपके मन में विचार आ गया कि दूसरा जिसका पैर है, घुटना, वहां पर मैं पैर मारता हूं ताकि एकदम से ये क्या करेगा?
आगे की तरफ हो जाएगा। आपके मन में अगर विचार आ गया तो आप रुक नहीं पाएंगे। अब ये शरारत करने का, ये खेल करने का विचार आ गया तो रुक नहीं पाएंगे। और दूसरा, आपके मन की जो इच्छाएं हैं, जो अंदर की जो इच्छाएं हैं, उनको बाहर उजागर करने के लिए भी ये काम आएगा। इनहिबिशन एंड डन नॉट एज ए मीन टू एन एंड बट इट्स इनहेरेंट पर्पस प्लेजर। अब एक बात यहां पर देखिए, दो तीन बात यहां पर बोली जा रही है। यहां पर प्ले और रिक्रिएशन के बीच में भेद आपको पता लगेगा। प्ले क्या है? आप कल्पना से निकली हुई एक चीज है जो आंतरिक अभिव्यक्त आंतरिक उसमें अभिप्रेरणा है कि आप अंदर से उसको करने के लिए मोटिवेटेड है। नॉन सीरियस, कोई भी खास सीरियस बात उसके अंदर नहीं है। फ्रीली चूजन, बैठे बैठे विचार आ गया कि ये काम कर लेना चाहिए तो आपने ये काम करने का मन बना लिया, फिर काम कर लिया। एक्टिवली एंगेजिंग, वहां पर आपका शरीर कोई कार्य करेगा, म्यूजिक से काम वहां पर नहीं चलेगा, आप कोई कार्य वहां पर कर रहे होंगे। प्लेज टाइप स्पॉन्टेनिटी, एकदम से जॉयफुलनेस, आनंद आएगा आपको। इनहिबिटेशन, जिसको दबाया नहीं जा सकता। एंड डन नॉट एज मीन टू एंड बट फॉर इट्स इनहेरेंट प्लेजर। और प्ले के अंदर भाग इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आपका कोई लक्ष्य है, इसके अंदर लक्ष्य नहीं है, लेकिन इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको ये कार्य करने में आनंद आएगा। यानी कि आपने मन में आया कि ये करना चाहिए तो आपने कर लिया। इसका कोई भी एंड रिजल्ट नहीं होता या फिर लक्ष्य इसमें नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। और यहां पर संतुष्टि शब्द यहां पर प्रयोग नहीं होगा, यहां पर आनंद शब्द प्रयोग होगा। ये छोटे छोटे फर्क हैं भाई, ये छोटे छोटे फर्क है, ये आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। अब इसी तरह से हम इसको पढ़ते हैं। रिक्रिएशन क्या चीज है? रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी दैट पीपल एंगेज इन ड्यूरिंग देयर फ्री टाइम। खाली समय की ये गतिविधि है। दैट पीपल इंजॉय, आनंद लेते हैं। एंड दैट पीपल रिकॉग्नाइज एज हैविंग सोशल रिडीमिंग वैल्यूज, और इसमें सामाजिक मान्यता प्राप्त होना भी अनिवार्य है। The activity performed is less important than the reason for performing the activity। यहां पर जरूरी क्या है कि जो खुद एक्टिविटी है या जो कार्य है, कार्य से ज्यादा अंतिम परिणाम जरूरी है। अंतिम परिणाम जरूरी है। अंतिम परिणाम क्या है? कि हमें आनंद आएगा ये कार्य करने में। तो जो आनंद है ना, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये एकदम से नहीं हुआ, ये प्लान्ड है। आपने प्लान किया कि मुझे आनंद चाहिए, मुझे रिलैक्स होना है, मुझे अपने दिमाग की जो थकान है वो उतारनी है, इसलिए आप क्या करेंगे? इस गतिविधि में भाग लेंगे। दोनों के अंदर फर्क है भाई। ये एकदम नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल चीज है। हालांकि जरूरत है हमारी रिक्रिएशन। अब दोनों के अंदर देखेंगे तो दोनों के अंदर क्या फर्क है, दोनों के अंदर ये भी देख लो आप साथ साथ। अगर आप आगे एक परिभाषा आएगी हालांकि वैसी, ये है रिक्रिएशन। ये क्या है? रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के अंदर क्या क्या शामिल हो सकता है? इसमें आप एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं। एक्टिव और पैसिव दोनों की दोनों चीजें चल सकती है। दोनों की दोनों चीजें इसमें चल सकती हैं। यानी कि सक्रिय होकर भाग लें तो भी चलेगा और निष्क्रिय होकर भाग लें तो भी चलेगा। अब यहां पर एक भाग इसका क्या है? प्ले है। एक भाग इसका क्या है? जो एक्टिव भाग है ना, सक्रिय भाग जो है वो क्या है? प्ले है। यानी कि मनोरंजन प्ले से बड़ी चीज है, खेल से बड़ी चीज क्या है? मनोरंजन है। ये बात यहां पर समझाने का मैं प्रयास आपको कर रहा हूं। इन दोनों के अंदर और फर्क आप देखेंगे, और फर्क इनको इनके अंदर देखेंगे जो अभी पिछली स्लाइड पे हमने पढ़ा है। और ये फर्क मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगला टॉपिक यही है, फिर आप यहां पर दोबारा अटकेंगे। प्ले के अंदर क्या चीज जरूरी है? ये नॉन सीरियस है या फिर सीरियस नहीं है। सीरियस को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? नॉन सीरियस एक्टिविटी है, नॉन सीरियस एक्टिविटी है। और आत्म आंतरिक आंतरिक अभिप्रेरित है। यहां पर क्रिया की प्रधानता होगी। यहां पर क्रिया की क्या होगी? प्रधानता होगी। यहाँ पर क्रिया जो है वो जरूर आप कर रहे होंगे। यहाँ पर क्रिया कोई ना कोई जरूर आप कर रहे होंगे। यहाँ पर क्रिया आप जरूर कर रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ पर कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होता इसका। कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होगा इसका, कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होगा। आनंद के लिए आप ये भी करेंगे कि जब आप कर रहे हैं तो आनंद आपको आ रहा है। ये सारी की सारी चीजें यहां पर है। अगर यहां पर देखें रिक्रिएशन में अंतिम उद्देश्य होगा, एक तो ये ध्यान रखनी है, अंतिम उद्देश्य होगा। खाली समय की गतिविधि है ये, खाली
समय की गतिविधि है, समाज द्वारा मान्यता इसमें होनी चाहिए। कुछ एक दो पॉइंट यहां पर और लिख लेने हैं, लेकिन अंतिम उद्देश्य होगा, यह बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहां पर अंतिम उद्देश्य नहीं होगा। दोनों के अंदर मैं पुनः आपको बता रहा हूं भाई, दोनों के अंदर पुनः मैं आपको यहां पर फर्क बता रहा हूं। देखिए, मनोरंजन के अंदर आप म्यूजिक सुनो, मनोरंजन है। फुटबॉल खेलो, मनोरंजन है। आप खेत के अंदर घूमने चले जाओ, मनोरंजन है। दोस्तों के साथ फोन पे बात करो, मनोरंजन है। लेकिन खेल क्या चीज है? खेल है कि जहां पर आप गतिविधि करते हैं। खेल आपको अगर समझाऊं तो आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कुत्ते बिल्ली हैं, पाले हुए हैं आपने, तो जो कुत्ता है या फिर छोटे उसके पिल्ले हैं, बच्चे हैं उसके, वो आपके पैरों के ऊपर आके बैठते हैं, आपके साथ खेलते हैं, वो खेल है। आपके घरों में अगर पशु हैं तो आपने देखा हो जब पशुओं को खोला जाता है, और खासतौर पर जो छोटे पशु हैं, जो जब वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दौर में है, जब वो वृद्धि और विकास के दौर में है, तब वो देखते हैं कि वो सारी जगह भागते हैं, थोड़ी देर इधर उधर भागते हैं, उछल कूद करते हैं, तो वो खेल है। आप अपने छोटे बच्चों को देखिए, उन छोटे बच्चों को जब देखेंगे तो वो चीजों को उठाकर फेंकेगा, किसी चीज को पकड़ लेगा, किसी चीज के ऊपर वो चारपाई के ऊपर जाने का प्रयास करेगा, अगर कहीं ऊपर छोड़ दिया तो नीचे आने का प्रयास करेगा, चीजों को देखेगा, उसके रंग देखेगा, तमाम तरह की वो गतिविधियां अलग अलग करता है। वो सारी की सारी जो गतिविधियां वो खेल है। अब खेल के लिए कोई भी उद्देश्य नहीं चाहिए, खेल के लिए कोई भी उद्देश्य, खेल इसलिए किया जाता है, खेल इस तरह से मान लीजिए कि हमारी एक तरह से हमारा नेचुरल संवेग है, कि जो इसलिए जरूरी है कि आपको एक्टिव रखने के लिए। तब तक जब तक आप गतिविधि नहीं करेंगे तब तक आपका वृद्धि और विकास नहीं होगा। इसलिए भगवान ने हमें वो ऑटोमेटिकली दिया कि हर विद्यार्थी, हर जो बच्चा है, हर जो जीव है, चाहे मानव है चाहे पशु है, वो खेल की गतिविधियों में भाग लेगा। वहीं रिक्रिएशन जो है वो आपकी थकान होने के बाद की एक आवश्यकता है कि आप मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेंगे। यहां पर संवेग की प्रधानता है, यहां पर क्रिया की प्रधानता है। यहां पर उद्देश्य नहीं है और यहां पर एक उद्देश्य आपके पास है। यहां पर आनंद आपको मिलेगा गतिविधि करते हुए, अच्छा लगेगा, खुशी होगी, सेम चीज यहां भी होगी। दोनों के अंदर कौन सी बातें सिमिलर है, कौन सी बातें अलग है, उनको आपने पकड़ जरूर कर लेनी है। अब ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो आपको समझ नहीं आएगा, और मैं यहां पर, ये बात आ गई है, लेजर एक शब्द आ गया है, एक खेल शब्द आ गया है, एक मनोरंजन शब्द आ गया है, तो तीनों के बीच में आपको भेद पता होना चाहिए। लेजर का मतलब है खाली, सिर्फ खाली। लेजर समय के रूप में क्या होगा? खाली समय। लेजर गतिविधि के रूप में क्या होगा? कि आप ऐसी गतिविधि कर रहे हैं कि जो खाली समय गतिविधि है, वही मनोरंजन है। खाली समय की जो गतिविधि है वही मनोरंजन है। सोशल लेजर कैसा होगा? दोस्तों के साथ मिलना है। स्पिरिचुअल लेजर कि आप बैठकर क्या करें? आध्यात्मिक कोई कार्य करें, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो आपके लिए खाली समय को आपने पूजा के अंदर लगा दिया। इसी तरह से अन्य काम भी हो सकते हैं, खाली समय को आप कैसे उपयोग में लेते हैं। मनोरंजन जो है, खाली समय को जब आप एक्टिवली यूज करते हैं तो वो मनोरंजन हो जाता है। प्ले उससे थोड़ी सी अलग चीज है। मनोरंजन एक बड़ा भाग है, उसका एक हिस्सा क्या है? खेल है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा भाग है, यहां पर संवेग है, यहां पर क्या है? संवेग है, और यहां पर आप कार्य कर रहे हैं, तो जो कार्य करने वाला भाग है ना, वो क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा, खेल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? प्ले या फिर खेल हो जाएगा। आप खेल के सिद्धांत आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए भाई आगे चलता हूं मैं। मनोरंजन भागीदारी के लिए प्रेरणाएं, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आता है कि मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। अगर मान लो कि आप कहो कि आपके पास पैसा नहीं है भाई, मनोरंजन आप नहीं कर सकते, लेकिन मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेने के लिए पैसे की आवश्यकता है, ऐसे जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि आप खेत में घूमाओ, मनोरंजन हो जाएगा। सबके पास फोन है, आप सॉन्ग सुन लो, मनोरंजन हो जाएगा। यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो देखी, मनोरंजन हो रहा है। दोस्तों के साथ बात की, मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन आप किसी भी तरीके से लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तिगत अनुक्रिया है, कि आप, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है। किसी भी तरीके से आपका मनोरंजन हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि आपको विदेशों में घूमने से ही आपका मनोरंजन होगा। किसी भी चीज से मनोरंजन, आपका अगर किताबें पढ़ने का शौक है तो किताब से मनोरंजन हो जाएगा। अगर आपका रनिंग करने का शौक है तो रनिंग से मनोरंजन हो जाएगा। तो मनोरंजन करने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? कि मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, अगर हम कहते हैं कि मनोरंजन करने से ठीक हो जाएगा, अगर ऐसी गतिविधियों में भाग लेने से ठीक हो जाएगा, तो ये ऐसी गतिविधियां करने के पीछे कारण क्या है? क्यों करेगा और क्यों नहीं करेगा? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अगर व्यक्ति मोटिवेटेड है, अगर व्यक्ति मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित है, तो वो जाएगा। बहुत बार आप देखते हो, आप ये जोक्स वगैरह देखते हो कि भाई एक दोस्त है वो पार्टी नहीं कर रहा है, या फिर वो दोस्तों के साथ बैठ नहीं रहा है,
तो उसको मनाया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। ठीक उसी तरीके से मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी अब मूलभूत मानवीय आवश्यकता है, लेकिन भाग लेने के लिए भी आपको उनके अंदर अभिप्रेरित होने की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति अभिप्रेरित है तो मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेगा, अभिप्रेरित नहीं है तो भाग नहीं लेगा। अब ये अभिप्रेरणाएं क्या क्या हो सकती हैं कि व्यक्ति भाग क्यों लेगा। आप अगर मैं कहूं कि मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेना है तो क्यों लेना है भाग। सभी तो स्ट्रेस में नहीं है, सभी स्ट्रेस में नहीं है। अगर आप कहो कि स्ट्रेस के लिए लेना है तो सभी तो स्ट्रेस में नहीं है, लेकिन फिर क्यों भाग आप लेंगे, उसके कुछ रीजन यहां पर लिखे हुए हैं। मनोरंजन के विविध रूपों के अलावा यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं रुचियों की एक विस्तृत श्रृंखला है कि इसमें आप खूब सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें मानव की रुचियां जो है उसमें झलकती हैं। कई प्रतिभागी काम के दबाव या फिर अन्य तनावों से, या तो काम का दबाव है कि आपको बहुत सारा काम है, या फिर अन्य तनावों से मुक्ति के लिए विश्राम के रूप में मनोरंजन को लेते हैं, मनोरंजन में भाग लेते हैं। कि आपने 2 महीने 4 महीने, जैसे मान लो एग्जाम हुआ, एग्जाम आपने दिया, एग्जाम होने के बाद खूब सारी थकान, आप फिर कहते हैं कि भाई मैं 13 सितंबर के बाद 10 दिन घूम के आऊंगा कहीं। तो वो जो घूम के आना है वो आपने पूरा जो मेहनत की उसकी थकान की वजह से आप घूमने जाते हैं, तो वो उस वजह से भी आप जा सकते हैं थकान के लिए, वो आपका मोटिवेशन हो सकता है। अक्सर वे टेलीविजन, फिल्में या फिर अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्रदान किए जाने वाले मनोरंजन के निष्क्रिय दर्शक हो सकते हैं, यानी कि निष्क्रिय होकर मनोरंजन किया जा सकता है। हालांकि एक अन्य महत्वपूर्ण खेल प्रेरणा रचनात्मकता को व्यक्त करने, छिपी प्रतिभाओं को उजागर करने या व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों के विभिन्न रूपों में उत्कृष्ट प्राप्त करने की आवश्यकता पर आधारित होती हैं। या फिर किसी व्यक्ति के पास टैलेंट है तो वो टैलेंट को दिखाने के लिए भी क्या कर सकता है, मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग ले सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है तो वो उस फुटबॉल की प्रतिभा को दिखाने के लिए क्या करेगा, फुटबॉल खेलने जाएगा। अगर कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है तो उसकी पेंटिंग को लोग देखें, उसकी तारीफ करें, उसके लिए वो पेंटिंग करेगा। इसी तरह से अगर आपके पास कोई छुपी हुई प्रतिभा है तो उसको उजागर करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। कुछ प्रतिभागियों के लिए सक्रिय प्रतिस्पर्धी मनोरंजन शत्रुता और आक्रामकता को दूर करने का काम करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्सा होता है उनको, तो उस गुस्से को शांत रखने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसी गतिविधियों के अंदर भाग लेते हैं कि जहां पर वो थोड़े काम डाउन हो सके। तो उस गुस्से को या फिर उस जो उनके मन में वो संवेग आ रहे हैं, उन संवेग को रास्ता प्रदान करने के लिए भी मनोरंजन का उपयोग किया जाता है। दूर करने के लिए साहसिक उच्च जोखिम जोखिम वाले कार्यों को किया जाता है। साहसिक यानी कि एडवेंचर और हाई रिस्क वाले काम किए जाते हैं। दूसरे, पर्यावरण के विरुद्ध संघर्ष करने को एक माध्यम प्रदान कर सकता है। अन्य लोग ऐसे मनोरंजन का आनंद लेते हैं जो अत्यधिक सामाजिक हो और नए दोस्त बनाने या फिर समूह में दूसरों के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करते हो। कुछ लोग ऐसे भी मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि शहर में कोई भी आयोजन हो रहा हो, कि रक्तदान हो रहा हो, कोई भंडारा हो रहा हो, कोई जागरण हो रहा हो, कोई शादी हो रही हो, वहां पे टाइम से पहुंच जाएंगे। क्यों? उनके लिए मनोरंजन, उनके लिए वो मनोरंजन है। क्यों मनोरंजन है? क्योंकि उनको वहां पर सामाजिकता का लाभ लेना है, कि लोगों से जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो भी एक मनोरंजन की प्रेरणा हो सकती है। तो मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आप इतने सारे कारण देखते हैं। मनोरंजन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रमुख आवश्यकता किसकी होगी? प्रमुख आवश्यकता किसकी है भाई? ये आपने ध्यान रखना है, प्रमुख आवश्यकता यहां पर किसकी है? अभिप्रेरणा। और क्या क्या अभिप्रेरणाएं हो सकती हैं व्यक्तियों की, वो हमने बात की। अभिप्रेरणा क्या हो सकती है? कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहता है,
क्या आपको पता है कि बिशन सिंह बेदी नाम से एक भारतीय क्रिकेटर हुए हैं, स्पिनर हुए हैं। उन्होंने क्रिकेट इसलिए खेलना शुरू किया कि उनका भार थोड़ा बढ़ गया था, वो भार को घटाने के लिए उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। और कुछ समय उन्होंने क्रिकेट खेला तो उनको आनंद आने लगा, और उन्होंने देखा कि क्रिकेट में मैं लगातार इंप्रूव कर रहा हूं, और इंप्रूव करते करते वो भारतीय टीम में पहुंच गए। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आप कर सकते हैं। आप आत्म अभिव्यक्ति के लिए, आत्म अभिव्यक्ति, खुद की बातें जो है मन में, उनको कहने के लिए भी आप अभिप्रेरित हो सकते हैं। इसके अलावा तनाव से मुक्त होने के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर कार्य कर सकते हैं। रचनात्मकता, रचनात्मकता और कौशल को प्रदर्शन प्रदर्शन करने के लिए, वह कौशल प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है, या फिर संवेगों को नियंत्रण करने के लिए, संवेगों को नियंत्रण में रखने के लिए। कि अगर बहुत गुस्सा आता है तो उसको बॉक्सिंग खिलवाओ भाई, वरना वो किसी के रास्ते चलते किसी को मारेगा। इससे अच्छा है कि बॉक्सिंग करके वो थोड़ा फायदा कर ले। तो संवेगों को नियंत्रण में रखने के लिए ये इतने सारे काम हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी काम क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किन किन चीजों से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए, इसमें सामाजिक हो सकता है, आत्म अभिव्यक्ति के लिए, या फिर सामाजिकता के लिए। सामाजिकता के लिए भी इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। अब खूब सारी अभिप्रेरणाएं हो सकती हैं। अगर आप मोटिवेटेड हैं कि मुझे स्वस्थ होना है तो कहाँ जाएंगे, जिम जाएंगे आप। अगर आप आत्म अभिव्यक्ति के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आप मनोरंजनात्मक गतिविधि में भाग लेते हैं, तो आप क्या करें, कविताएं लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। आप तनाव से मुक्ति के लिए आप चाहते हैं तो आप कोई ऐसा रास्ता खोजेंगे कि आप रिफ्रेश हो सकें, टीवी देख लेंगे, म्यूजिक सुन लेंगे। अगर आप शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मुक्त होना चाहते हैं तो आप खेलने के लिए चले जाएंगे। रचनात्मक व कौशल प्रदर्शन, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई कौशल है, गाने का शौक है आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, पेंटिंग करने का शौक है, कोई भी ऐसा शौक है, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए कि लोगों को पता लगे कि मुझे ये चीज आती है, उसके लिए भी आप मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। संवेग को नियंत्रण करने के लिए, किसी को गुस्सा बहुत आता है तो वो गुस्से को चैनल करने के लिए, या फिर अगर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब तक वो रूटीन में चलते रहे तो उनका जीवन डल होने लगता है, उनको एक रास्ता जो है वो भाती नहीं है। तो उसको समय समय पर क्या चाहिए, उत्तेजनाएं चाहिए, हाई सेंसिटिविटी चाहिए उनको। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, बार बार ऐसी गतिविधियों में भाग लेंगे जो बहुत ज्यादा रिस्क हो जिनके अंदर, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर भाग लेंगे। संवेगों को नियंत्रण करने के लिए, और सामाजिकता, लोगों से मिलना जुलना जहां पर ज्यादा हो, जहां पर आप लोगों से बात कर पाए, उनके जीवन के बारे में बात कर पाए, तो उन गतिविधियों के अंदर भाग लेंगे। तो खूब सारे जो है वो मोटिवेशन हो सकते हैं जिनके लिए आप क्या करें, मनोरंजनात्मक गतिविधियों में आप भाग लें। खूब सारे वहां पर कारण जो है वो हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये सिर्फ समझने के लिए, इसके बारे में कुछ भी लिखना नहीं है आपने। ये एक आंकड़ा है 2005 के आसपास, 2003 के आसपास। यहां पर अमेरिका के अंदर की बात हो रही है, अमेरिका की यहां पर बात हो रही है। अमेरिका की यहां पर जो बात हो रही है उसमें देखिए क्या बात हो रही है कि अमेरिका में एक व्यक्ति हाउसिंग पर, अपने घर पर कितना रुपए लगाता था, अपनी सैलरी का 25%, एजुकेशन पर 8%, अदर 2.6%, फूड एंड क्लोथिंग, खाने पर और भोजन पर, खाने पर और कपड़ों पर 20% पैसा लगाता है, मेडिकल पर 20%, पर्सनल खुद के ऊपर 7%, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, गाड़ी है, कोई इंश्योरेंस है, उनके ऊपर 11%, रिक्रिएशन के ऊपर उस दिन कितना पैसा लग रहा था, लगभग 4% उसकी सैलरी का पैसा लग रहा था। अगर आप देखें भारत के अंदर पिछले 10 साल में या 15 साल में मोबाइल आने के बाद, क्योंकि मोबाइल आया, मोबाइल आने के बाद आपको अलग अलग कपड़ों के बारे में, अलग अलग भोजन के बारे में, घूमने फिरने के बारे में चीजें पता लगी। उसके बाद से आपका जो रिक्रिएशन, कभी अब इस चीज के बारे में सोचना कि रिक्रिएशन के लिए मैं कितना खर्च करता हूं, जो मोबाइल का आप इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हैं, इसके पीछे एक कारण तो संचार है, बात करना, लेकिन दूसरा कारण आप जो इंटरनेट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो चीजें देखते हैं या फिर आप कनेक्ट करते हैं, मनोरंजन करते हैं, वो भी एक इसके पीछे कारण है। वो भी एक खर्चा, वो भी आपका रिक्रिएशन के लिए हो रहा है कि मोबाइल का जो रिचार्ज करते हैं वो अभिप्रेरित किससे है,
मनोरंजन से भी प्रेरित है। इन चीजों को सोच के देखना कभी भी। आप कभी सिनेमा घर जाते हैं, आप दोस्तों से कहीं मिलने चले गए, कोई भोजन करने के लिए कहीं बाहर चले गए, कहीं घूमने चले गए, तो वो सारे के सारे क्या है, मनोरंजन है। तो मनोरंजन के ऊपर आप कितना खर्च करते हैं, वो खर्च कैसे कैसे बढ़ता है, या फिर कैसे कैसे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है, उन चीजों के बारे में सिर्फ सोच के देखना है, ताकि आपकी इस सब्जेक्ट के बारे में या फिर मनोरंजन के बारे में समझ जो है वो थोड़ी सी और बेहतर हो जाए। क्या क्या गतिविधियां जो है वो मनोरंजन के अंदर शामिल होती हैं, क्या क्या गतिविधियां मनोरंजन के अंदर शामिल होती है, फिर किन किन गतिविधियों को आप मनोरंजन के अंदर शामिल कर सकते हैं। टेलीविजन, अब मनोरंजन देखिए भाई, क्योंकि ये यहां पर एक चीज हमने स्वेच्छा लिखा हुआ था पहले, या फिर निजी प्रसन्नता लिखा हुआ था हमने पहले एक, या फिर हमने आत्म या व्यक्तिगत अनुक्रिया लिखा है। व्यक्तिगत अनुक्रिया लिखा है। तो मनोरंजन की क्या जो गतिविधियां हैं उनको सीमित नहीं किया जा सकता। दुनिया में इतनी ज्यादा मनोरंजन की गतिविधियां हैं कि आप, अगर आपको किसी चीज में आनंद आ रहा है, तो आप, अगर मान लो कि आपको घास काटने में आनंद आ रहा है, तो आप घास काटना आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। मुझे घास काटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो दोनों अलग अलग हो गया। किसी को संगीत सुनना अच्छा लग रहा है। अब मान लो कि तीन दोस्त हैं, तीनों को संगीत सुनना अच्छा लगता है, लेकिन एक हिंदी गाने सुनता है, एक पंजाबी सुनता है, दूसरा भी पंजाबी सुनता है। पंजाबी में भी इसको, एक को गुरदास मान अच्छा लगता है और इसको सिद्धू मूसेवाला अच्छा लगता है। तो यहां पर इतनी ज्यादा गतिविधियां, और उन गतिविधियों के अंदर आपको क्या क्या चीज अच्छी लगती है। अब कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा यहां पर वाइड रेंज ऑफ थिंग्स हैं जो मनोरंजन की श्रेणी में, मनोरंजन की श्रेणी में रखा जा सकता है जिनको, जैसे यहाँ पर टेलीविजन को देख रहे हैं, संगीत देख रहे हैं, नृत्य को देख रहे हैं, ताश खेलने को देख रहे हैं। अब ताश खेलना मनोरंजन है, जुआ खेलना मनोरंजन नहीं है, ध्यान रखना। क्यों नहीं है? क्योंकि सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है वहां पर। भ्रमण करना, भ्रमण आप अपने सुबह सुबह खेत में पैदल घूमने जा सकते हैं, आप कोई ऐतिहासिक भ्रमण पर जा सकते हैं, धार्मिक भ्रमण पर जा सकते हैं, सालासर पैदल जाते हैं आप, वो भी मनोरंजन है एक तरह का। आप गढ़ देखने जाते हैं, किले देखने जाते हैं, वो भी मनोरंजन है। आप पार्क देखने जाते हैं, मनोरंजन है। म्यूजियम देखने जाते हैं, मनोरंजन है। आप बुक फेयर में जाते हैं, मनोरंजन है। तो जितने भी भ्रमण है वो सारे के सारे मनोरंजन। दौड़ना आ जाएगा, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, हॉकी खेलना, स्विमिंग करना, सब मनोरंजन है। खेल खेलना, खेल खेलना यानी कि कोई भी खेल, चीजों को बना दिया, खिलौने बना दिए, तोड़ दिया, मिट्टी घर बना दिए, वो सारे के सारे मनोरंजन में आ जाएंगे। विवाह व अन्य कार्यक्रम में जाना, विवाह में जाना, जागरण में जाना, कोई रक्तदान शिविर हो रहा है वहां जाना, गुरुद्वारे में कोई सेवा हो रही है वहां जाना, लेकिन जाओगे अपनी इच्छा से। ये बात जरूरी है कि अगर ये काम हो रहे हैं, अगर भ्रमण करना है, आपका मन था मनाली जाने का, लेकिन आपको कोई बीकानेर लेके आ गया जूनागढ़ दिखाने के लिए, तो वो आपके लिए मनोरंजन नहीं होगा। तो जो भी कार्य यहाँ पर करें, वो जरूरी है कि आपकी इच्छा से हो रहे हैं। अगर इच्छा से, अगर आप सिर्फ बैठे हैं ना, तो वो भी मनोरंजन है आपका। लेकिन बगैर इच्छा अगर आप घूमने गए हैं, तो वो भी आपके लिए मनोरंजन नहीं है। तो इच्छा का होना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्यक्रम में जाना, सुबह सुबह पैदल घूमना, और अन्य अन्य यहाँ पर इसलिए रखा है, बहुत संक्षिप्त यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पर हैं जिनको मनोरंजन की श्रेणी में रखा जा सकता है। कि तारे देखने से लेकर सूरज देखना, हवा जो चल रही है उसको महसूस करना, क्या क्या चीजें मनोरंजन के अंदर हो सकती है, पता थोड़ी है भाई किसको क्या चीज अच्छी लग रही है। इतनी सारी चीजें मनोरंजन के अंदर शामिल होती है। प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि मनोरंजन, इतने ज्यादा प्रकार की गतिविधियां मनोरंजन में शामिल है ना, तो प्रकार भी इसके बहुत सारे होंगे। प्रकार भी इसके क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। जैसे सक्रिय और निष्क्रिय मनोरंजन, फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये सक्रिय मनोरंजन है। यहाँ पर आपका शरीर कोई गतिविधि कर रहा होगा। और निष्क्रिय क्या है? संगीत सुनना, आप बैठे और आपने संगीत लगाया और सुना, सक्रिय निष्क्रिय मनोरंजन हो जाएगा। इंडोर और आउटडोर मनोरंजन, इंडोर जो छत के अंदर खेले जाएंगे, चार दीवारी के अंदर खेले जा सकते हैं, जैसे कैरम खेलना हो गया। अब कैरम को आप बाहर भी खेल सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से वो गतिविधि इंडोर की है। कैरम खेलना, चेस खेलना, ये इंडोर गतिविधियां हैं। बाहर फुटबॉल खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है, दौड़ा बाहर जाता है। तो इंडोर की और आउटडोर की ये गतिविधियां हो गई। फिर पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक में कौन सा आएगा? शिकार करना। शिकार करना आज लीगल नहीं है, लेकिन कभी हुआ करता था लीगल। पारंपरिक में है वो। नृत्य देखना पारंपरिक में भी होता था, राजा महाराजाओं के। संगीत सुनना पहले भी हुआ करता था ये।
कोई कविताएं लिखना, कहानियां लिखना, ये पहले भी हुआ करता था, पारंपरिक के अंदर शामिल हो जाएगा। टेलीविजन देखना, वीडियो गेम खेलना, ये आधुनिक है, क्योंकि ये चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। और क्या क्या चीजें यहाँ पर शामिल हो सकती है भाई? सामुदायिक मनोरंजन, कम्युनिटी। सामुदायिक मनोरंजन में क्या क्या चीजें शामिल करेंगे? जैसे आप किसी भी समुदाय से आते हैं, किसी भी एक धर्म विशेष से आते हैं, उस धर्म का कोई कार्यक्रम हो रहा है, विभिन्न धर्मों की सम्मेलन होते रहते हैं, उनमें आप जा रहे हैं। अगर आप अध्यापक हैं तो अध्यापकों के लिए कोई एक इकाई बनी हुई है, उसमें अगर आप शामिल हो रहे हैं तो वो आपका सामुदायिक मनोरंजन है। इसी तरह से औद्योगिक मनोरंजन, उद्योग के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, एक इंडस्ट्री के जो व्यक्ति हैं उनके लिए अगर कोई आयोजन करवाया जा रहा है तो औद्योगिक मनोरंजन हो जाएगा। जैसे मान लो कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इनके सेमिनार होते रहते हैं, इनको यहाँ बुलाया, वहाँ बुलाया, या फिर इनके जो टूर्स होते हैं तो वो इनका मनोरंजन है। तो एक ही उद्योग के जो लोग हैं उनको बुलाया। संस्थागत मनोरंजन, आप स्कूल को पिकनिक पर ले गए, कॉलेज के लिए मनोरंजन हो गया, कोई वार्षिक उत्सव हो गया, उस संस्था के लोगों के लिए जो मनोरंजन की गतिविधियां करवाई जा रही है वो संस्थागत के अंदर शामिल हो जाएंगी। पारिवारिक मनोरंजन, आपके परिवार में कोई त्योहार है, परिवार में कोई उत्सव मनाया जा रहा है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई जागरण है, या फिर आप कहिए कि आपके परिवार में कोई शादी है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो परिवार में है, तो वहां भी आप बड़े शौक से शामिल होते हैं। व्यवसायिक मनोरंजन, व्यवसायिक मनोरंजन, कॉमर्शियल मनोरंजन, कुछ ऐसे मनोरंजन भी है कि जो आप पैसे देकर खरीदते हैं। आप टीवी लेकर आए, पैसे दिए और फिर आप लेकर आए। आप गिटार लेकर आए, पैसे दिए, गिटार फिर लेकर आए हैं। आप सिनेमा देखने गए, पैसे दिए, फिर आपको मूवी देखने दी। सर्कस में गए, आपको टिकट ली, फिर आप सर्कस में गए हैं। तो ये मनोरंजन कौन से हैं कि जो मनोरंजन आप खरीद रहे हैं। तो खरीदने वाले मनोरंजन, ऐसे मनोरंजन भी हैं कि व्यवसाय के रूप में मनोरंजन काम करते हैं, जहां पर कुछ लोग आपको मनोरंजनात्मक गतिविधियों भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर उनके पास सुविधाएं हैं और आप जाते हैं, शुल्क पे करते हैं, शुल्क देते हैं और मनोरंजन वहां से खरीदते हैं आप। औपचारिक या फिर चिकित्सीय मनोरंजन। कुछ मनोरंजन आपने मूवीज में देखा होगा भाई, मुन्ना भाई में देखा होगा, अब मैं ज्यादा उसको डिटेल में नहीं बोलूंगा, लेकिन मुन्ना भाई मूवी देखी है आपने, MBBS। वहां पर आपने देखी है कि एक व्यक्ति है जो कैंसर से पीड़ित है, और मुन्ना भाई उसको एंटरटेन करने के लिए क्या करते हैं, एक डांस का आयोजन करते हैं। अब वो व्यक्ति स्ट्रेस के अंदर है, लेकिन उसके लिए वो आयोजन किया गया ताकि व्यक्ति थोड़ा सा वहां पर बेहतर महसूस करे। अब ठीक वैसा वैसा तो नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि अस्पताल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट जो है दवाई से आराम उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका मन जो है वो बैठ चुका है, उस मन को ठीक करने के लिए मनोरंजन उपलब्ध करवाया जाता है। बोला जाता है कि जो दोस्त हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो मिले। कोरोना में क्या हुआ भाई, कोरोना में अस्पताल में जब व्यक्ति भर्ती हुआ तो उसको अकेला किया गया, आइसोलेट किया गया। जब आइसोलेट हुआ तो व्यक्ति का मन बैठ गया, स्ट्रेस में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, और उसकी वजह से ज्यादा मौत हुई है। अगर मान लीजिए कि वहां पर उसको मनोरंजनात्मक गतिविधियों में शामिल किया जाता, या उसके घर परिवार वालों को मिलने दिया जाता, ऐसा कोई व्यवस्था होती, तो शायद लोगों के मन बहलते और कम लोग जो है वहां पर मरते। चिकित्सीय मनोरंजन के अंदर क्या होता है कि आप रोगी को ये विश्वास दिलाने के लिए कि चीजें बेहतर हो रही है, तो उसके मन को ठीक कीजिए पहले। तो उनके लिए कोई टीवी, कोई सत्संग, या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा ऐसा प्रोग्राम करवाते हैं कि जिसकी वजह से उनका मन जो है वो प्रसन्न हो जाए, जीवन के प्रति उनका जो उत्साह है वो वापस लौट आए। अगर वो चीज हो जाती है तो फिर दवाइयां या फिर जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ज्यादा बढ़िया असर करता है। तो वैसा मनोरंजन भी होता है। सभी प्रकार के मनोरंजन में बाहरी सक्रिय मनोरंजन सबसे बेहतर है। बाहरी यानी कि आउटडोर, कि जहां खुली प्रकृति में आप गतिविधि कर रहे हैं। सक्रिय, जहां पर आप शारीरिक रूप से शामिल हो रहे हैं, आप शरीर से गतिविधि कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जैसे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक हर तरह से आपको लाभ इसमें मिलता है। हर तरह से लाभ इसमें आपको मिलता है। तो मनोरंजन की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। इन सभी प्रकारों में ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कैसे। अब यहाँ पे रचनात्मक प्रश्न बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं भाई, उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना कि IPL में ड्रीम 11 कोई खेल रहा है तो क्या मनोरंजन है? बिल्कुल मनोरंजन नहीं है। बेशक उसको लीगल कर दिया, लेकिन समाज ने तो मान्य नहीं किया सट्टेबाजी, तो वो मनोरंजन नहीं है। यहाँ पर बहुत क्रिएटिव प्रश्न जो है वो बनाए जा सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा आप तैयार जरूर रहिएगा। 2 क्लासेस हमारी लगभग यहाँ पर पूर्ण हो रही है। पहली क्लास कल हुई और आज की क्लास, और खूब सारी चीज आपको नहीं मिली होगी, तो इनको आप साथ साथ लिखना जो है वो शुरू कीजिएगा। मैंने आपको कुछ चीजों में बता दिए कि ये बुक में नहीं है,
तो उनको आप नोट डाउन जरूर साथ में कर लीजिएगा भाई। और चीज़ों को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से समझिएगा। पुस्तक जो है आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी के अंदर ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अंग्रेजी के अंदर चीज़ें लिखी हुई है ना, वो सिर्फ इसलिए लिखी हुई है कि आपको समझाया जा सके, समझाने के लिए लिखी हुई है। तो मैं हिंदी में आपको वहाँ पर बोलूँगा। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी सभी चीज़ें साथ साथ इस तरह से मेन जो हेडिंग है वो लिखी हुई आपको मिल रही हैं, तो वो भी इनका उपयोग ले सकते हैं। हो सकता है कि भाषा के संबंध में आपको कुछ चीज़ें 5-7 दिन समझ में नहीं आए, क्योंकि एक बार नई भाषा एकदम से आपको पकड़ पाने में, या फिर दोनों लैंग्वेज आप एक साथ देखते हैं तो वहां पर आपको गड़बड़ हो सकती है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लें, कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। चीज़ों को एकदम थोड़ा सा गहराई से आपने पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा इनके ऊपर विचार भी करना है। जो गतिविधि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर सामुदायिक मनोरंजन आ रहा है, तो जब आप गए हैं तो उनको याद कर लीजिएगा भाई। एक बार आपने याद कर लिया ना, तो ऐसा होगा कि आपका दिमाग इस शब्द को, इस टॉपिक को उन अनुभवों के साथ जोड़ना शुरू कर देगा। और एक बार जब आपके खुद के अनुभव पढ़ाए हुए से जुड़ जाएंगे ना, तो फिर उनको भूल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार इनको आपके निजी जीवन से, जो भी चीजें पढ़ाई जाती है ना, उनको आपके निजी जीवन के साथ एक बार जोड़ के जरूर देख लीजिए। एक बार जब आप जोड़ लेंगे तो उसके बाद इनको भूलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। चलिए भाई, तमाम जो साथी इस सेशन में हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत आभार है, और नियमित अध्ययन करते रहिए। और अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो यहाँ से तो आप दोस्तों के साथ कैसे शेयर करेंगे, लेकिन बोलकर आप जरूर बता सकते हैं। उनको बोलकर आप जरूर बताइएगा कि क्लासेस जो है वो ठीक है, और थोड़ा हमारा भी काम धंधा चलता रहे भाई। चलिए, सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कक्षा में जुड़े, इसी तरह से अध्ययन करते रहिए। मेरा नंबर जो है वो आपके पास है। क्लासेस को देखिए, कमेंट सेक्शन में नजर रहती है, लेकिन यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर उलझना इसलिए नहीं चाहूंगा क्योंकि आपकी वही किताब कब आएगी, ये कब होगा, वो कब होगा, उन चीज़ों के अंदर, क्योंकि ये क्लासेस आपको रिवीजन के समय भी काम आएगी भाई। केवल ये सिर्फ यहाँ आप पढ़ रहे हो इतना नहीं है, इस क्लास को आपके द्वारा 4-5 बार और देखा जाएगा। आज के दिन आपकी कोई समस्या हो सकती है, लेकिन वो अगली बार तो नहीं होगी, इसलिए मैं क्लास को उतना ही रखूंगा जो आपको अगली बार भी काम आए। इसलिए मैं व्यक्तिगत चीजें यहाँ पर शामिल जो है वो करने से निश्चित रूप से बचूंगा, हर हाल में बचूंगा। कोई भी आपको डाउट हो, व्यक्तिगत मामले जो भी हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मेरा आपके पास है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए भाई, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, आपने समझा और आपने इतना ध्यान से इस क्लास को देखा। धन्यवाद।